हेलो प्लस टू साइंस। तो बच्चों, आप लोग पढ़ चुके थे राउल्स लॉ के बारे में डिटेल में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लो जी बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लो भाई, इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन अगर आप लोगों को एक बार प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हर एक कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट से वो मिलकर बना होगा, अगर दो कंपोनेंट से मिलकर बना, एक सॉल्यूट से एक सॉल्वेंट से, जिसका हर एक कंपोनेंट राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बनती है? द सॉल्यूशन ऑफ विच ईच कंपोनेंट, जिसका हर एक कंपोनेंट, ऑफ विच ईच कंपोनेंट विल ओबे या विल फॉलो या विल सेटिस्फाई, जो भी लिखना चाहो, राउल्स लॉ under all conditions of temperature and concentrations। उसको बोला जाएगा बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हर एक कंपोनेंट राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, राउल्स लॉ को ओबे करेगा अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशंस। पहली बात तो ये आइडियल सॉल्यूशन को दो और कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर वो सॉल्यूशन उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो उस सॉल्यूशन को मैं आइडियल सॉल्यूशन नहीं बोलूँगा। तो दो कंडीशंस क्या है बच्चों? मैं लिखता हूँ आइडियल सॉल्यूशन must satisfy, must लिख रहा हूं मैं, must satisfy following conditions। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है आइडियल सॉल्यूशन को। हाँ जी, पहली कंडीशन में लिख रहा हूं बच्चों कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0। और दूसरी मिक्सिंग है, दूसरी कंडीशन है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। पहली कंडीशन आएगी डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन आएगी डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है बच्चों? कि अगर मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं तो वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी चेंज 0 होना चाहिए। ऐसे ही जो वॉल्यूम चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको मैं वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूं? इसको ऐसे लिख सकता हूं चेंज in enthalpy after mixing will be 0। change in enthalpy after mixing क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से लिख सकता हूँ change in volume बच्चों, change in volume after mixing will be 0। change in enthalpy after mixing will be 0। similarly change in volume after mixing will be 0। इसका मीनिंग क्या है? ये बोलना क्या चाह रहा है? इस चीज को भी क्लियर करता हूं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा सर, क्या मतलब है? इस चीज को हम अभी क्लियर करते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लेना बच्चों, डेफिनेशन को उतार लेना प्रॉपर तरीके से, इसके बाद आगे मूव करते हैं। देखो जी, मैं क्लियर करता हूं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 कब होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 कब होगा?
और अगर कोई सॉल्यूशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं उस सॉल्यूशन को आइडियल बोल दूंगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो। ठीक है जी, देखो मैं कहता हूं मैंने कोई क्लोज कंटेनर ले लिया, ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने कोई क्लोज कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड ए ले लिया, कोई लिक्विड ए है, ये लिक्विड ए के पार्टिकल्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, और मैं कहता हूं कि कोई मैं दूसरा क्लोज कंटेनर ले रहा हूं साथ में और इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड बी लिया और ये लिक्विड बी के पार्टिकल्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड बी के पार्टिकल्स को। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है तो दोनों को मिक्स करने के बाद क्या आएगा बच्चों, सॉल्यूशन आएगा। लो जी, ये सॉल्यूशन बना दिया मैंने और इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये दोनों तरीके के पार्टिकल्स थे ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। लो जी, इस सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूं ए बी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बोल दिया मैंने ए बी सॉल्यूशन। अब यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहेगी, उस इंटरेक्शन को मैं बोल देता हूँ ए ए इंटरेक्शन, ए ए इंटरेक्शन। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ये जो हमारा सॉल्वेंट है बी के जो सॉल्वेंट है बी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहेगी, इसको मैं बोल देता हूँ बी इंटरेक्शन, इसको मैंने नाम दे दिया बी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे फिर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहेगी तो उसको बोला जाएगा ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन। देखो दोबारा बता देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच की इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन। क्लियर बच्चों, पहले हम लोगों को सॉल्यूट की इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक नई इंटरेक्शन आएगी जिसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। पहले सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक नई टाइप की इंटरेक्शन आएगी जिसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से इस बात के बारे में पता है कि अगर मेरे को कहीं पे बॉन्ड को तोड़ना है या कहीं किसी इंटरेक्शन को खत्म करना है तो इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर कहीं कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या कहीं कोई इंटरेक्शन जनरेट होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। कहीं अगर बॉन्ड तोड़ना है तो हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कहीं कोई नई इंटरेक्शन बनती है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो बच्चों यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना है, अगर कोई इस इंटरेक्शन को तोड़ना है तो यहाँ हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यहाँ भी हीट क्या होगी बच्चों, एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ हीट क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ तो ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर वो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन जनरेट होगी, नई इंटरेक्शन जनरेट होगी, तो उसको यहाँ हीट रिलीज होगी, यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी। अब मैं हाइपोथेटिकली बोल देता हूँ कि मान लो यहाँ 20 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ भी कितनी एब्जॉर्ब हुई, 20 जूल एब्जॉर्ब हुई, और यहाँ रिलीज कितनी हो गई, 40 जूल। अब ये प्लस माइनस का फंडा आप लोग जानते हो, थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। प्लस साइन में वहां लगाता हूँ जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, और माइनस साइन में वहां लगाता हूँ जहाँ हीट रिलीज होती है। तो यहाँ ए की इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए मैंने 20 जूल हीट दे दी, बी की इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए मैंने 20 जूल हीट दे दी। ए बी के बीच में जब इंटरेक्शन बन गई, बॉन्ड बन गया, तो वहाँ 40 जूल हीट बाहर निकल गई। तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या आ गया सिस्टम का, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या आया भाई पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए, डेल्टा एच मिक्सिंग 20 जूल हीट एक दी मैंने, 20 जूल हीट ओनली, और 40 जूल हीट बाहर निकल गई।
तो वही ओवरऑल हीट चेंज क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। अब ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही पॉसिबल है, ये चीज जो पॉसिबल है ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होगी कि जितने अमाउंट ऑफ मैं हीट दे रहा हूं सिस्टम को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। जितने अमाउंट ऑफ हीट दी मैंने, एग्जैक्टली मैंने 40 जूल हीट दी और 40 जूल हीट ही बाहर निकल गई। जितने अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम से बाहर निकल रही है तो हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज सिस्टम के लिए क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही पॉसिबल है। और प्रैक्टिकली ध्यान से सुनना इस बात को, प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। प्रैक्टिकल देयर इज नो सॉल्यूशन व्हिच इज आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते प्रैक्टिकली। फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं सर? बच्चों आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, आइडियल कंडीशन हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी कि क्या होती हैं किसी सॉल्यूशन के लिए, तभी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। इसलिए पहले जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, आइडियल कंडीशंस हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि किसी सॉल्यूशन के लिए आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं जिनकी वजह से वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद ही हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को समझ पाएंगे। तो पहले इन कंडीशंस को हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो ये तो तब है अब कि जितने अमाउंट ऑफ मैंने हीट दी और एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल गई, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही पॉसिबल है। तो ओवरऑल हीट चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज सिस्टम के लिए क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस चीज को समझो आप लोग कि ऐसा कब होगा कि जितने अमाउंट ऑफ हीट मैं दे रहा हूं सिस्टम को एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल जाएगी, तब पॉसिबल होगा। ये तब पॉसिबल होगा, मतलब मैं लिख देता हूं कि डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल होगा, इफ solute solvent interaction is equal to solute and solvent interaction। लो भाई, अगर एग्जैक्टली क्या हो जाए, जो ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, अगर ये सोल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाए सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, जितनी इंटरेक्शन यहाँ पे है पार्टिकल्स की, अगर एग्जैक्टली उतनी ही इंटरेक्शन यहाँ पे हो पार्टिकल्स की और उतनी ही इंटरेक्शन यहाँ पे हो पार्टिकल्स की, तो जितनी हीट मेरे को यहाँ देनी पड़ेगी बॉन्ड के क्लीवेज के लिए, जितनी हीट मेरे को यहाँ देनी पड़ेगी बॉन्ड के क्लीवेज के लिए, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज होगी बॉन्ड के फॉर्मेशन। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ तो 20 जूल हीट देनी पड़ रही है, यहाँ 20 देनी पड़ रही है, तो यहाँ तो 20 निकलनी चाहिए थी। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी तो डिपेंड करेगी ना, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, यहाँ जितने भी थे नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ जितने थे, यहाँ उनके डबल हो गए कि नहीं हो गए, तो रिलीज ऑफ हीट भी तो डबल होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अगर 100 पार्टिकल थे, यहाँ 100 पार्टिकल थे, तो यहाँ 200 पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। यहाँ 100 पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड तोड़ना था, यहाँ 100 पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड तोड़ना था, तो यहाँ 20 जूल हीट देनी थी, यहाँ भी 20 जूल हीट देनी थी। देखिए यहाँ 200 पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ 40 जूल हीट बाहर निकलेगी ना बच्चों। हाइपोथेटिकली अगर मैं आप लोगों को वैसे बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ 20 जूल हीट देनी पड़ रही है, यहाँ 20 जूल हीट देनी पड़ रही है, तो यहाँ 40 जूल हीट बाहर निकल रही है। वो इसलिए बाहर निकल रही है क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ थे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ थे, यहाँ उसके डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना, सोल्यूट में जितने थे, सॉल्वेंट में जितने थे, दोनों को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट के कंपैरिजन में और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, जितने सोल्यूट के थे, जितने सॉल्वेंट के थे, दोनों के ऐड होने के बाद अभी तो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, इसलिए रिलीज ऑफ हीट भी तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि ये इंटरेक्शन बराबर है कि नहीं है। और ये आइडियल कंडीशन ही है कि जितनी इंटरेक्शन सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में थी, एग्जैक्टली उतनी ही इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में हो जाए और उतनी ही इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में हो जाए। बहुत रेयर कंडीशंस हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम पॉसिबल होता है ऐसा, बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं ये। ठीक है ना, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाए सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। तो जितने अमाउंट ऑफ हीट मेरे को यहाँ देनी पड़ेगी सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से इन केस ऑफ सॉल्यूशन।
तो हीट चेंज सिस्टम के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं वॉल्यूम चेंज की बात करता हूँ। डेल्टा वी मिक्सिंग दी आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 हो जाएगा। अब ये डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे निकलता है इस चीज को समझो। देखो मैं बताता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि मान लो, अच्छा डेल्टा वी मिक्सिंग निकालेंगे कैसे, डेल्टा वी मिक्सिंग निकाला जाएगा, इसको मैं, इसकी वॉल्यूम को मैं V3 से दिखा देता हूँ बच्चों, इसकी वॉल्यूम को मैंने V1 से दिखा दिया और इसकी वॉल्यूम को दिखा दिया मैंने V2 से। तो ये कैसे लिखा जाएगा, V3 माइनस ऑफ V1 प्लस V2 करके, है ना। अब V3 कितना है, मैं अगर बोल दूं कि मान लो 50 ml ये था, 50 ml ये था बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 50 ml था, ये कितना था, 50 ml था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 ml हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 100 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 50 प्लस 50 कर देंगे, क्लियर है। तो ये 100 माइनस कितना चला जाएगा, 100, और ओवरऑल वॉल्यूम चेंज कितना आ जाएगा, 0। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर ये इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल आए किसके, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। अब देखो ऐसा ये वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज ऐसे नहीं आएगा, इस चीज को भी समझने की कोशिश करो। देखो मैं अगर ये कह देता हूं कि मानो सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में, मैं अगर ये ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों, सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप है, और सेम गैप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में है। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप है, सेम गैप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ गया आफ्टर मिक्सिंग। यही तो कह रहा हूं मैं कि जितनी इंटरेक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में थी, उतनी ही इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में है, तो उतना ही गैप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में रहेगा। तो जितना गैप सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही गैप लगभग सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में हो जाएगा, और उतना ही गैप किसके बीच में होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में होगा, क्योंकि वहां पे भी इंटरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर 50 ml यहाँ था, 50 ml यहाँ था, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। वॉल्यूम में चेंज कब आता, कि अगर दोनों को मिक्स करने के बाद या तो सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बढ़ जाए। अगर सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बढ़ जाएगी तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। फाइनल कम है और इनिशियल क्या है, ज्यादा है। फाइनल कम हो गया, ये इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। और अगर मिक्स करने के बाद दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाए, स्पेस ज्यादा हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि इंटरेक्शन कम हो जाए, स्पेस ज्यादा हो जाए। इंटरेक्शन कम होगा तभी तो स्पेस ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि मिक्स करने के बाद अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो गई, स्पेस ज्यादा हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा और इनिशियल वॉल्यूम कम, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, वहां पॉजिटिव। तो दो ही कंडीशन है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल है सॉल्वेंट इंटरेक्शन के और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो जितनी इंटरेक्शन सॉल्वेंट के बीच में थी, उतनी ही इंटरेक्शन सॉल्यूट के बीच में और उतनी ही इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अगर होती है, जितनी इंटरेक्शन सॉल्यूट उतनी इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में और उतनी ही इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अगर होती है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ 0। वॉल्यूम चेंज कब आएगा, अगर मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल या तो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का, ठीक है। या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा दूर चले जाएं तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सॉल्वेंट की, और स्पेस बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम फाइनल सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली इक्वल आ रही है इंटरेक्शन सॉल्वेंट की, किसके बराबर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0। मतलब फाइनल वॉल्यूम एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम के। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा
करूंगा तो अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ डेल्टा V क्या आएगा 0। ठीक है जी बच्चों, ये है मेन कंडीशन। तो सब फंडा डिपेंड किसी, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया 50 ml 50 ml 20 जूल 40 जूल, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ कि यहाँ सब 40 जूल ही लिखना है। तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हुई, और यहाँ हीट क्या हुई बच्चों, रिलीज हुई। तो डेल्टा V मिक्सिंग और डेल्टा H मिक्सिंग एग्जैक्टली इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर आती है तो डेल्टा H मिक्सिंग भी सॉल्यूशन के लिए 0 हो जाएगा और डेल्टा V मिक्सिंग भी सॉल्यूशन के लिए 0 हो जाएगा, और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब कौन कौन से सॉल्यूशन हैं सर जो आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं? मैं पहले ही बोल चुका कि प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करते हैं, नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, तो ये इंटरेक्शन का फंडा आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों सारा, इसको समझना। अगर कोई डाउट होता है तो डाउट भेजना मेरे पास आपको। अब देखो क्या सिचुएशन रहेगी बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन आइडियल तब होगा अगर डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 है और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या है 0, और राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करे, अगर वो राउल्स लॉ को ओबे करे हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, ये चीज पहले नोट डाल के लिख लो, आप लोग नोट डाल के इस बात को लिखो कि प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता। पहली तो कुछ एक सॉल्यूशन होते हैं जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कब, किस कंडीशन पे, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सम सॉल्यूशंस लिख लो, सॉल्यूशंस बिहेव नियरली आइडियल सॉल्यूशन, बिहेव नियरली आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस when substances, जिन सब्सटेंसेस को मैं एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहा हूं, सब्सटेंसेस कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सब्सटेंसेस यहां मैंने किसके लिए यूज किया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए, जिनको मैं मिक्स कर रहा हूं। when substances are having nearly similar molecular structure, similar molecular structure and polarities, solutions behave nearly ideal solutions when substances are having nearly similar molecular structure and polarities। अब ये सब्सटेंसेस कौन से हैं बच्चों, जिन सब्सटेंसेस को मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। आप ऐसे लिख सकते हो, when substances which we are mixing, to which we are mixing, ये बीच में ऐड करना है बच्चों चीज। मैं क्या कह रहा हूं कि सॉल्यूशंस बिहेव नियरली आइडियल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे when substances, कौन से सब्सटेंसेस, to which we are mixing, जिनको हम मिक्स कर रहे हैं वो सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है, are having nearly similar molecular structure and polarities, जिनकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी लगभग एक दूसरे के बराबर आएगी, लगभग एक दूसरे के सिमिलर होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मानो इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड को मैंने मिक्स कर दिया, तो लगभग जो सॉल्यूशन बन के आएगा ना वो आइडियल सॉल्यूशन आएगा। अब कैसे सर, ये देखो 2 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 2 कार्बन की चेन है, एक हेलोजन है, यहाँ भी एक हेलोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन अगर मैं देखता हूँ बच्चों यहाँ 5 हाइड्रोजन है,
यहाँ भी 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 कार्बन की चेन है, एक हेलोजन है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3, यहाँ इधर भी 5 है। अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करता हूँ, मान लो मेरा ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, या ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, आप कुछ भी बोलो, 2 लिक्विड्स ले लिए मैंने, 2 सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो दोनों की अगर मैं बात करूं बच्चों, दोनों के अंदर क्या सिचुएशन होगी, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, एक क्या यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ मैंने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो मोलिकुलर साइज की अगर बात करूं मैं दोनों कंपोनेंट्स की, अगर मैंने ये कंपोनेंट ए बोल दिया जिसको मैं कंपोनेंट बी के अंदर मिक्स करने जा रहा हूँ, मानो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, या ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, क्या बनाने के लिए, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो कंडीशन क्या कहता था, वो ये कंडीशन कह रहा था कि ए के बीच में जितनी इंटरेक्शन है लगभग उतनी इंटरेक्शन बी के पार्टिकल्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, तभी ए बी के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन लगभग क्या आएगी, सेम आएगी। अब इंटरेक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहाँ मॉलिक्यूल का साइज लगभग इस मॉलिक्यूल के साइज के बराबर आएगा, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। अब पोलैरिटी की बात करता हूँ, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो लगभग दोनों की सेम है, तो यहाँ जो सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगी, यानी यहाँ जो इथाइल ब्रोमाइड्स के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगी, लगभग उतनी इंटरेक्शन यहाँ इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगी, और उतनी ही इंटरेक्शन दोनों को मिक्स करने के बाद इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगी, ठीक है। अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, यहाँ डेल प्लस और यहाँ डेल माइनस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ डेल माइनस रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ डेल माइनस रहेगा, ये डेल प्लस रहेगा, तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये चीज है, मैं बोल रहा हूँ नियरली सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। अब देखो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ तो ठीक है डेल माइनस ज्यादा आएगा, यहाँ डेल माइनस कम आएगा, आएगा तो बिल्कुल आएगा, यहाँ डेल माइनस इसके कंपैरिजन में यहाँ डेल माइनस थोड़ा ज्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सिमिलर बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बोल रहा, नियरली सिमिलर बोल रहा हूँ मैं। तो लगभग जितना पॉजिटिव यहाँ उतना ही पॉजिटिव यहाँ, और लगभग जितना नेगेटिव यहाँ उतना ही नेगेटिव, लगभग उतना ही नेगेटिव यहाँ, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ थोड़ा ज्यादा हो सकता है डेल नेगेटिव, तो लगभग पोलैरिटी सेम है दोनों की। मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलो, मॉलिक्यूलर साइज बोलो, मॉलिक्यूलर साइज बोलो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग दोनों की क्या है, सेम है। तो अगर ये सिचुएशन हो जाती है कि मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो जाता है, पोलैरिटी सेम हो जाती है उन दो कंपोनेंट्स की जिनको मैं एक दूसरे में मिक्स कर रहा हूं, तो वहां पे इंटरेक्शंस भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो इथाइल ब्रोमाइड और अगर इथाइल क्लोराइड को मिक्स करूंगा तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बेंजीन और टॉलिन को मिक्स करता हूं, ये देखो मैं ले लेता हूं बेंजीन को, मैंने मिक्स कर दिया किसमें, टॉलिन में। अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये होता है बच्चों, ठीक है, 6 मेंबर रिंग, और ये भी 6 मेंबर रिंग होगी, टॉलिन भी, ऊपर क्या लगेगा CH3 मिथाइल ग्रुप, ये टॉलिन होगा। तो यहाँ बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहेगा, यहाँ टोलिन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहेगा। जितना इंटरेक्शन लगभग बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही इंटरेक्शन लगभग टोलिन के मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा, और लगभग उतना ही इंटरेक्शन बेंजीन टोलिन के मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा आफ्टर मिक्सिंग बेंजीन एंड टोलिन, ठीक है ना। तो ये भी नियरली आइडियल सॉल्यूशन बिहेव कर सकता है। अरे बात क्लियर है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये कुछ एक एग्जांपल है, और लिख लेना, एनहेक्सेन एंड हेप्टेन आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। तो ये था आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बच्चों। अब जो नेक्स्ट आप लोगों का आता है दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से पढ़ना एक बार, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर करता हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छा एक चीज और है, राउल्स लॉ से वो याद आया कि राउल्स लॉ को कैसे सेटिस्फाई करेगा, सर राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ये देखो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ बिल्कुल राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आएंगे इसके कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन के। ये ग्राफ बनवाया था आप लोगों को, अगर पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, अगर पढ़ा हो तो होगा, तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी जिसने पढ़ा है साथ साथ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये आ जाएगा सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये प्योर कंपोनेंट ए के लिए, ये प्योर कंपोनेंट बी का पार्शियल वेक्टर प्रेशर आ जाएगा,
पार्शियल क्या कंप्लीट वेक्टर प्रेशर बोलूँगा इसको, तो प्योर कंपोनेंट की बात करूँगा। यहाँ क्या आएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन आएगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन, ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0, कंपोनेंट ए बढ़ते 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 यहाँ ठीक है, ये कंप्लीट कंपोनेंट ए हो जाएगा प्योर। यहाँ कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 1। ये सब आप लोगों को बना के बताया था कि बनेगा कैसे ग्राफ। तो अगर वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा ना, तो वो बिल्कुल इस तरीके का ग्राफ देगा, तो मतलब वो रॉल्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ग्राफ किसके लिए था कि था पार्शियल प्रेशर फॉर कंपोनेंट ए, जिसको मैं क्या बोल रहा था, पी ए नॉट एक्स ए। ये कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर उसको शो करेगा, ये कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर उसको शो करेगा, पी बी नॉट एक्स बी। और ये आ जाएगा पी टोटल, ये इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वो इस तरीके का ग्राफ देगा, रॉल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो रॉल्स लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डेल्टा बी मिक्सिंग शुड आल्सो मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। हाँ जी, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ के रखना, और जो उससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आएगा उसमें पढ़ाऊंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्लस न्यूमेरिकल्स के जो डाउट आप लोगों ने मेरे को भेजे हैं, वो सारे डाउट मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की वीडियो में क्लियर करूंगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5, 7, 10 मिनट लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में। बाकी जो टाइम होगा हमारी वीडियो का वो हम न्यूमेरिकल्स पे लगाएंगे। जो न्यूमेरिकल्स डाउट आप लोगों ने मेरे को भेजे हैं, जिन बच्चों ने भेजे हैं, वो डाउट सारे के सारे मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद जो आएगा ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाले वीडियो में वो न्यूमेरिकल डाउट मैं क्लियर करवाऊंगा। और न्यूमेरिकल डाउट अगर किसी बच्चे को भेजने हैं तो भेज सकता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचेंगी सॉल्यूशन में। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने डाउट होंगे उनको मैं एक साथ ले लूँगा। ठीक है जी बच्चों, पढ़ते रहो, टाइम खराब मत करो। थैंक यू वेरी मच।